मूवी की शुरुआत होती है आज से कई हजार पहले से, बिल्कुल उस वक्त से जिस टाइम पर महाभारत का वार चल रहा था। और इसीलिए महाभारत के वार के अंदर हम देखते हैं कि पांडवों की सेना ने कौरवों की सेना को हरा दिया है। इसीलिए अश्वत्थामा को छोड़कर बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। वार के अंदर अश्वत्थामा देखते हैं कि पांडवों की सेना ने न सिर्फ उनके सारे दोस्त यानी कौरवों को मारा है, बल्कि उसके साथ साथ पांडवों ने मिलकर उसके फादर द्रोणाचार्य को भी मार दिया है। इसीलिए ये सारी चीजें देखकर अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा ब्रह्मास्त्र को समन करता है, क्योंकि इस टाइम पर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ प्रेग्नेंट होती है। इसीलिए अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र से सीधा उस पर अटैक करता है, जिसके बाद ही अभिमन्यु की वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो ब्रह्मास्त्र के अटैक से मारा जाता है। अब इस चीज को भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। लॉर्ड कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए पहले तो वो अश्वत्थामा को काफी बीट करते हैं और फिर उसके बाद ही वो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब उसे ना चाहते हुए भी जिंदा रहना पड़ेगा और वो बेशक से मरने की भीख मांगेगा, लेकिन तब भी वो जिंदा रहेगा और जब तक पूरा कलयुग खत्म न हो जाए तब तक उसकी सांसें चलती रहेगी। लेकिन श्राप पालने के बाद ही अश्वत्थामा को ये रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और इसीलिए वो लॉर्ड कृष्णा से कहता है कि वो अपनी गलती समझ चुका है, इसीलिए वो पश्चाताप करना चाहता है। और फिर ये सुनकर ही लॉर्ड कृष्णा उसे पश्चाताप करने का मौका देते हैं। लॉर्ड कृष्णा अश्वत्थामा को बताते हैं कि अब आने वाला जो युग है वो कलयुग है और उसी कलयुग के अंदर काली होगा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन है और वो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगा। लेकिन फिर उसी को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे और वो भी काल की अवतार के अंदर। लेकिन हाँ, जब काल की अवतार जिस माता के जरिए जन्म ले रहे होंगे, काल की उसी माता को जन्म लेने से रोकेगा ताकि कालकी का जन्म ना हो सके और इसीलिए उस वक्त अश्वत्थामा को उसकी मदद करनी होगी और ये मेक श्योर करना होगा कि काल की अवतार का जन्म हो। अब ये सब होने के बाद ही 6000 साल बीत जाते हैं और 6000 साल बीतने के बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है। कहानी के प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि महाभारत वार के खत्म होने के साथ ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए इस कलयुग के अंदर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उन सभी लोगों ने खुद को काफी ज्यादा डेवलप किया है और उन्होंने बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी बना ली है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने अपने बचाव के लिए उन सब ने काफी पावरफुल और एडवांस वेपन भी क्रिएट किए हैं। लेकिन अब क्योंकि कलयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत है, इसीलिए अपने गुस्से और नफरत के चलते वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसके रिजल्ट में उन सभी के बीच वार छिड़ जाती है। और उन वार्स के अंदर उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे को मारा बल्कि एक दूसरे को मारने के साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। इसीलिए प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं कि अब पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो कि इस टाइम पर जीने लायक है और उस शहर का नाम काशी है, जो कि इंडिया के अंदर है। इसके साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि असल में काशी दुनिया का पहला शहर है, यानी कि जब मानव सभ्यता बसना शुरू हुआ था तब उस टाइम पर काशी सबसे पहले बसाया हुआ जगह था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काशी शहर को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी शहर नहीं है जो कि जीने लायक है, क्योंकि वो सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि काशी शहर के अलावा एक और ऐसा शहर है जो जीने लायक है और उस शहर का नाम संभाला है। लेकिन यहाँ मूवी के अंदर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि संबाला शहर कहाँ पर है। स्पेशली इसके बारे में सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कि संबाला के अंदर रहते हैं, मगर रियलिटी के अंदर संबाला नाम का कोई शहर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर बुद्धिस्ट रिलीजन की माने तो बुद्धिस्ट लोग ऐसा मानते हैं कि संबाला नाम का एक शहर हिमालयस में एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में इसके बारे में कोई नहीं जानता। और इसीलिए जैसे हम संबाला के बारे में नहीं जानते, उसी तरह से मूवी के अंदर में भी यही दिखाया गया है, क्योंकि मूवी भी संबाला शहर के बारे में नहीं जानती और ये भी कि एक छुपी हुई जगह जिसका लोकेशन बहुत कम लोगों को पता है। अब काशी शहर के अंदर हम ये देखते हैं कि कई सारे लोग हैं और उन सब में से कुछ लोग अमीर हैं और बाकी सारे लोग गरीब हैं। इसीलिए जो भी लोग गरीब हैं उनकी जिंदगी बहुत बुरी है। इसके साथ ही काशी शहर के मिडिल एरिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नाम की बहुत ही बड़ी सी जगह है जो कि उल्टे पिरामिड
पिरामिड के जैसे दिखती है। ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर खाना, साफ पानी, साफ एयर, अच्छे कपड़े, अच्छे घर, पेड़ पौधे, साफ नदियाँ, साफ जंगल और इसी तरह से काफी सारी चीजें हैं। इसीलिए जो भी अमीर लोग हैं वो सब लोग इसके अंदर रहते हैं। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स को काफी सिस्टमैटिकली तरीके से चलाया जाता है और जो इस कॉम्प्लेक्स को रूल करता है उसे सुप्रीम कहा जाता है, जिसका पूरा नाम सुप्रीम यास्कीन है। अब ये जो सुप्रीम यास्कीन है ये न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स को रूल करता है बल्कि इसके साथ ही इसके पास सब चीजों को मैनेज करने के लिए खुद की एक आर्मी भी है, जिस आर्मी के सोल्जर्स इसके कहने पर सारे काम करते हैं। और इन सारी आर्मी को मैनेज करने के लिए उसके पास एक कमांडर भी है जो कि आर्मी को ऑर्डर्स देता है। इसके साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि न सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स शहर के अंदर बल्कि पूरे काशी शहर में कोई भी डॉलर या फिर रुपीस जैसी करेंसी नहीं चलती है, बल्कि यहाँ पर जो चलता है उसे यूनिट्स कहते हैं और ये यूनिट्स ही यहाँ के पैसे के बराबर है। इसीलिए जो भी रिच आदमी या कोई और अगर कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है तो उसे मिलियन यूनिट्स देने पड़ते हैं और इतने ज्यादा यूनिट्स किसी भी गरीब आदमी के पास नहीं हो सकती। इसीलिए उन सभी को कॉम्प्लेक्स के बाहर रहना पड़ता है। लेकिन वो सभी लोग भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का सपना जरूर देखते हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह जो है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा भी काशी शहर के अंदर ही रहता है लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी अकेला ही बिताता है। तभी हम ये जान पाते हैं कि भैरवा एक काफी अच्छा फाइटर है। भैरवा अच्छा फाइटर होने के साथ साथ एक काफी अच्छा इंसान भी है और बाकी सभी गरीब लोगों के साथ उसका भी ये सपना है कि वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहे और वहाँ जाकर एक मजे की जिंदगी बिताए। लेकिन वो भी आज तक कॉम्प्लेक्स के अंदर इसीलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसके पास भी इतने यूनिट्स नहीं हैं और इतने सारे क्या उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो दूसरे से यूनिट्स मांग मांग कर उधारी पे जीता है और टाइम से किसी का भी उधार नहीं चुका पाता है। हालांकि एक दिन हम ये देखते हैं कि काशी के अंदर संबाला का एक स्पाई घुस आता है और इसीलिए उसे कई सारे गुंडे पकड़ रहे होते हैं क्योंकि संबाला से जो भी लोग आते हैं या फिर स्पाई आते हैं तो उसे पकड़कर अगर कॉम्प्लेक्स के कमांडर को सौंपा जाए तो कॉम्प्लेक्स का कमांडर उसे बहुत बड़ी रकम देता है। इसीलिए जैसे ही भैरवा उस स्पाई को देखता है वैसे ही वो उन सारे गुंडों से फाइट करके संबाला के स्पाई को पकड़ लेता है। हालांकि उसे पकड़ने के बाद भैरवा को पता चलता है कि संबाला का वो स्पाई जो कि यहाँ पर बस कॉम्प्लेक्स की तहकीकात करने आया था, लेकिन भैरवा उसके बात पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे तो सिर्फ इनाम चाहिए था और वो उसे अपने घर में बंद कर देता है ताकि कुछ टाइम बाद वो उसे कॉम्प्लेक्स वालों को सौंप दे। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके वो कई सारे यूनिट्स जोड़े और जब उसके पास 1 मिलियन यूनिट्स हो जाएंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जा पाएगा। इसके बाद हम भैरवा की गर्लफ्रेंड रॉक्सी को देखते हैं। रॉक्सी जब भैरवा से मिलती है तब हमें पता चलता है कि भैरवा ने उधार लेने के मामले में रॉक्सी को भी नहीं छोड़ा और उसने रॉक्सी से भी कई सारे यूनिट्स उधार ले रखे हैं। लेकिन इन सब से हटकर रॉक्सी भैरवा को बताती है कि उसकी कॉम्प्लेक्स जॉब लग गई है और उसे कल से कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है और वहाँ की साफ सफाई करनी है। भैरवा जैसे ही कॉम्प्लेक्स का नाम सुनता है वो रॉक्सी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ उसे एक दिन के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर जाए क्योंकि सभी की तरह उसका भी ये सपना है कि वो भी कॉम्प्लेक्स को अंदर से देखे, जिसके लिए रॉक्सी भी मान जाती है और वो भैरवा को अपने साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर जाती है। अंदर जाकर वो दोनों वहाँ की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाते हैं। वो रॉक्सी के साथ मिलकर वहाँ खूब एंजॉय करता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स भैरवा को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसकी वहाँ जाने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वो अब ये डिसाइड करता है कि वो जल्द से जल्द उसके अंदर जाकर ही रहेगा और वहाँ ही अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ी सी लैब को देखते हैं जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ लड़कियों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी हम कॉम्प्लेक्स के सुप्रीम को देखते हैं, यानी कि सुप्रीम यास्कीन। और यहीं पर हम जान पाते हैं कि सुप्रीम यास्कीन और कोई नहीं बल्कि कली ही है। अब क्योंकि कली यहाँ पर बहुत बुरी हालत में है तो उसे अपनी पावर्स वापस चाहिए और वो खुद को फिर से ठीक करना चाहता है। दरअसल कली इंसानों से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसका मानना है कि ह्यूमंस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इन 6000 सालों में जो कलयुग चलता आ रहा है तब से लेकर अब तक इंसानों ने पूरे नेचर को बर्बाद करके रखा हुआ है। इसीलिए कली के हिसाब से इंसानों को जीने का
कोई अधिकार नहीं है। वो सभी इंसानों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। कली को वापस से पावरफुल बनने के लिए एक सीरम की जरूरत है, जो सीरम एक प्रेग्नेंट वुमन के पेट से निकल सकती है, जिसके पेट में बच्चा हो। और इसी वजह से उसने यहाँ इतनी बड़ी लैब बना रखी है, जहाँ इतनी सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स पर वहाँ के खास साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। कली अपने सोल्जर्स की मदद से बहुत सारी लड़कियों को पकड़ कर लाता है और उन सारी लड़कियों के अंदर सीडिंग करता है, जो कि बेसिकली एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिसके जरिए वो लड़कियों को प्रेग्नेंट करता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी को नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं करता, बल्कि वो सीडिंग करने के लिए किसी स्पेशल मेथड का यूज करता है, जिसके बाद लड़कियाँ प्रेग्नेंट होने लगती है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी लड़कियों के ऊपर सीडिंग की जाती है, उनमें से सारी की सारी लड़कियाँ प्रेग्नेंट नहीं होती। इसीलिए जो भी प्रेग्नेंट होती है उन सबको अलग जगह पर रखा जाता है और उन्हें रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा दिया जाता है। जो भी लड़कियाँ सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होती है, उन सबको लैब के अंदर ही गुलाम बनाकर रखा जाता है। फिर उन्हीं सारी लड़कियों को प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा करनी होती है। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प भी करती है। हालांकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि कली को जिस सीरम की जरूरत है, वो सीरम उसी प्रेग्नेंट लड़की के पेट से निकल सकता है जो 121 डेज से ज्यादा टाइम से प्रेग्नेंट हो, यानी कि वो कम से कम 4 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कली की सीडिंग की वजह से यहाँ के लैब में जितनी भी लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है, वो सभी लड़कियाँ 90 या फिर 91 डेज से ज्यादा नहीं जी पाती है। मतलब कि उन सब की 3 महीने में ही मौत होने लगती है। लेकिन तब भी कली लगातार लड़कियों के ऊपर सीडिंग करवाता ही रहता है, ताकि एक न एक दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाए जो कि 121 डेज से ज्यादा टाइम तक प्रेग्नेंट रहे। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन उसे सीरम मिल जाएगा। उन्हीं कैप्चर की हुई लड़कियों में हम दीपिका को भी देख पाते हैं। दीपिका उन लड़कियों में से ही एक होती है जो सीडिंग के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो यहाँ पर एक स्लेव की तरह काम करती है और बाकी प्रेग्नेंट लड़कियों की देखभाल करती है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब दीपिका बहुत छोटी थी, तब उस टाइम उसके पेरेंट्स ने उसे कॉम्प्लेक्स में भेज दिया था, इसलिए वो बचपन से यहीं पर है। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स वालों ने उसका नाम सम 80 रख दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही हम देखते हैं कि सम 80 यानी दीपिका प्रेग्नेंट है और उसे प्रेग्नेंट हुए टोटल 5 महीने हो चुके हैं, यानी कि 150 डेज से भी ज्यादा, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सम 80 ने इस बात को सबसे छुपा कर रखी और उसने किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि वो इतने टाइम से प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके कुछ दिनों के बाद ही सम 80 के प्रेग्नेंट होने वाली बात एक सोल्जर को पता चल जाती है, जिसके बारे में वो कॉम्प्लेक्स में सभी को बता देता है। इसीलिए सम 80 को लैब वाले उठा ले जाते हैं और उसकी बॉडी को एक बड़ी सी मशीन में डाल देते हैं, जिससे उसके पेट से उस सीरम को निकाला जा सके। लेकिन जब इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, तब सिर्फ सीरम की एक ही बूंद मिल पाती है और इसी के साथ वो मशीन रुक जाती है। फिर उसके बाद ही वहाँ की पावर सप्लाई कट जाती है। वहाँ की सारी लाइटें धीरे धीरे करके जलने बुझने लगती है और आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक टेम्पल है और उसी टेम्पल के अंदर अश्वत्थामा होता है, जो कि वैसे तो काफी टाइम से मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन अभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो इस बात को फील करता है कि काल्की का अवतार जन्म लेने वाला है और इसीलिए भगवान उसे संदेश दे रहे हैं कि वो उसके जन्म होने में कोई बाधा ना आने दे। और फिर इसके लिए अश्वत्थामा वहाँ से निकल जाता है। वो उस औरत को ढूंढने लगता है जो काल्की की अवतार को जन्म देने वाली है और तभी हमें पता चलता है कि असल में जो काल्की की अवतार को जन्म देगी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सम 80 है। इसके बाद हमें वापस से लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारा प्रोसेस रुक गया था, मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि मशीन के अंदर सम 80 नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो कि सम 80 की तरह ही एक स्लेव थी और वो सम 80 को वहाँ से निकाल देती है और वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए काफी नीचे आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद ही वो सम 80 को बताती है कि वो असल में संबाला की एक स्पाई है और वो पिछले 2 सालों से कॉम्प्लेक्स में है, ताकि वो इन सब के बारे में संबाला शहर के अंदर बता सके। नीचे लाने के बाद वो सम 80 को गेट के पास ले आती है और वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक
खुफिया गेट है जहाँ से वो कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल सकते हैं। वो कहती है कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया है जो तुम्हें सीधा संबाला शहर लेकर जाएंगे जहाँ तुम सेफ रहोगी। सम 80 उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, जिस पर वो बताती है कि असल में संबाला एक पवित्र शहर है और वहाँ पर हम सभी का यह मानना है कि एक औरत भगवान को जन्म देगी, यानी कि काल्की अवतार को, जिसके बाद ही वो काल्की अवतार सारे इंसानों का भला करेगा। और इसी उम्मीद पर हमारा पूरा शहर जी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो औरत हो जो कि भगवान को जन्म देने वाली है, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं। इसके बाद वो उससे कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए और मैं यहाँ सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करती हूँ। उसकी बात मानते हुए सम 80 वहाँ से निकल जाती है और बाहर आने के बाद वो ये देखती है कि उसके सामने संबाला के 3 और एजेंट्स हैं जो कि सम 80 को लेकर जाने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आए होते हैं। वो तीनों जल्दी से सम 80 को बिठाते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और जल्द से जल्द अपने शहर पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में सभी सोल्जर्स को यह पता चल जाता है कि सम 80 वहाँ से भाग गई है, इसीलिए वहाँ का कमांडर सभी सोल्जर्स को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। कमांडर पूरे शहर में ऐलान कर देता है कि जो भी सम 80 को पकड़ कर लाएगा उसे 5 मिलियन यूनिट इनाम मिलेगा। अब ये खबर भैरवा को भी पता चल जाती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है कि चलो अब उसे भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का मौका मिलेगा और इसी के साथ वो भी सम 80 के तलाश में निकल जाता है। इधर हम उन 3 लोगों को देखते हैं जो सम 80 को संबाला लेकर जा रहे थे। उनमें से 2 लोगों का नाम वीरान और कायरा होता है और उन दोनों के साथ उनका एक और साथी भी होता है। यहाँ पर कायरा सम 80 से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि मेरा नाम सम 80 है, जिस पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि तुम्हारा नाम इससे और बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए कायरा उसका नाम सुमति रखती है और अब यहीं से सम 80 का नाम सुमति रख दिया जाता है। इसके कुछ टाइम के बाद कॉम्प्लेक्स के सोल्जर उन्हें ढूंढकर उन पर अटैक कर देते हैं और सुमति को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की। वो यहाँ पर आकर सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है और उन सभी को मार पीट कर वो सुमति को बचा लेता है, जिसके बाद वो सुमति के पास जाकर उससे कहता है कि अब से वो उसकी हिफाजत करेगा क्योंकि बहुत जल्द ही वो भगवान को जन्म देने वाली है। तभी हम भैरवा को देखते हैं, उसने भी सुमति को ढूंढ लिया था। यहाँ पर आने के बाद वो सुमति को ले जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से भैरवा और अश्वत्थामा दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान अश्वत्थामा भैरवा पर भारी पड़ रहा था, वो उसे उठाकर पटक देता है और उसे बुरी तरह से हरा देता है, जिसके बाद ही वो सब लोग सुमति को लेकर सीधा संभाला निकल जाते हैं। इधर दूसरी साइड जैसे ही कमांडर को यह पता चलता है कि सोल्जर्स को सुमति मिली थी, वैसे ही वो अपने कई और सोल्जर्स के साथ मिलकर सीधा उसी जगह पर जाता है जहां पर भैरवा और अश्वत्थामा फाइट कर रहे थे। लेकिन वहां पर आने के बाद वो देखता है कि वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी हैं। इसके साथ ही वहां पर भैरवा भी पड़ा था जो कि अश्वत्थामा से फाइट हार कर बैठा था। यहाँ पर कमांडर भैरवा को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर देता है, इसीलिए सोल्जर्स भैरवा को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी भैरवा कमांडर से कहता है कि जब वो लोग सुमति को यहाँ से लेकर जा रहे थे तब उसने ये सुना था कि वो लोग संबाला जा रहे हैं और कोई भी नहीं जानता कि संबाला कहाँ पर है, लेकिन वो अकेला ऐसा इंसान है जो कि संभाला जा सकता है। इसीलिए अगर कमांडर उसे सिर्फ एक मौका देंगे तो वो उसके लिए सुमति को लेकर आएगा। ये सुनकर कमांडर उसकी बात से एग्री हो जाता है और वो भैरवा को एक और मौका देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो सुमति को संभाला से लेकर आया तो फिर उसके बाद वो खुद ही उसे कॉम्प्लेक्स में रहने की इजाजत दे देगा और फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में बड़े आराम से रह पाएगा। इसके बाद भैरवा सीधा अपने घर जाता है और घर आकर संभाला के उस स्पाई को आजाद कर देता है जिसे उसने अब तक अपने घर में छुपा कर रखा था। भैरवा उससे ये झूठ कहता है कि अब कॉम्प्लेक्स वाले उसे वहाँ कभी भी एंट्री नहीं देंगे और इसीलिए अब उसे किसी को भी पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो अब उसे आजाद कर रहा है। पर यह बात सुनकर संबाला का वो स्पाई भैरवा से कहता है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स जाने के बजाय मेरे साथ मेरे शहर चलना चाहिए जो कि कॉम्प्लेक्स से भी ज्यादा सुंदर है और वहाँ पर उसके साथ जाकर उसे अच्छाई का साथ देना चाहिए क्योंकि वैसे भी
कॉम्प्लेक्स के लोग बहुत बुरे हैं। ये सुनकर भैरवा उसकी बातों से एग्री कर जाता है, क्योंकि असल में ये तो उसका एक प्लान था। और फिर वो संबाला के उस स्पाई के साथ सीधा संबाला पहुंच जाता है। संबाला के अंदर आते ही वो संबाला के स्पाई को यानी कि अपने साथी को बेहोश कर देता है और फिर वो उसे धोखा देकर सीधा सुमति के पास जाता है। वो अश्वत्थामा के रूप में आकर सुमति को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे अश्वत्थामा घेर लेता है, जिसके बाद ही भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक और फाइट शुरू हो जाती है। अब क्योंकि भैरवा पूरी तैयारी के साथ आया था, इसीलिए वो अश्वत्थामा को काफी अच्छी टक्कर देता है। अभी उनकी फाइट चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ संबाला में आ चुका है और वो संबाला पर अटैक करके अंदर घुस जाता है। जिसके बाद संबाला के सारे सोल्जर्स भी इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद संबाला और कॉम्प्लेक्स के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी वॉर सीन देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स का कमांडर अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर संबाला के सारे सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। इस टाइम पर ही हमें ये भी पता चलता है कि असल में अश्वत्थामा के हाथ में जो हथियार है वो दरअसल उसका नहीं बल्कि कर्ण का है, और इसीलिए यहाँ पर अश्वत्थामा के हाथ का वो हथियार अचानक से गिरकर सीधा भैरवा के हाथ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो भैरवा के हाथ में जाता है वो हथियार चमकने लगता है और भैरवा की पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि असल में भैरवा ही महाभारत के टाइम का अर्जुन है और यहाँ पर उसकी अर्जुन वाली असली पावर जाग चुकी है। और फिर उसके लिए भैरवा कुछ टाइम के लिए अर्जुन बन जाता है और वो सीधा कमांडर के सारे सोल्जर से लड़ने लगता है और उन सभी को मार गिराता है। वो कॉम्प्लेक्स के कमांडर को भी मार देता है और इसी तरह से वो सुमति को भी बचा लेता है। लेकिन फिर जैसे ही वो अपना हथियार छोड़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से भैरवा बन जाता है, यानी कि वही भैरवा जिसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसके बाद दोबारा से सुमति को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है। यहाँ पर अश्वत्थामा उसे दोबारा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसे रोकने में फेल हो जाता है और भैरवा सुमति को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन दोबारा से कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम कली को देखते हैं। अब अगर आपको याद हो तो जिस टाइम पर सुमति का एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस टाइम पर मशीन बंद होने तक उसमें सीरम का एक बूंद आ चुका था, इसीलिए उस एक बूंद सीरम को काली के हाथ में दिया जाता है और फिर काली वो सीरम के उस एक बूंद को अपनी बॉडी में डाल लेता है। वो एक बूंद सीरम जैसे ही काली के बॉडी में जाता है हम देखते हैं कि कली की दुबली पतली और कमजोर सी बॉडी बहुत ही पावरफुल और मस्कुलर बन जाती है। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और फिर इसके बाद ही कली ये डिसाइड करता है कि अब उसे बाकी का पूरा सीरम चाहिए और इसके लिए वो खुद ही सुमति को ढूंढेगा और उसके अंदर से सारा सीरम हासिल कर लेगा। अब ऐसा होगा तब जब कली इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि तब उसे रोकने वाला कोई ना हो, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।